वेलकम बैक टू द म्यूज़िक पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हैं उनको 12 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया और एंटरटेनमेंट में। उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि हमने जब पोस्ट भी किया था तो बताया था कि आज हम म्यूज़िक मार्केटिंग को डिकोड करेंगे। 12 साल से उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, इवेंट मैनेजमेंट किया है, टैलेंट मैनेजमेंट किया है। कुछ बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जिनको उन्होंने मैनेज किया है। बी प्राक है, बब्बल राय हैं, जस्सी गिल है, ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। पंजाब की सबसे बड़ी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी वो है। लेकिन पिछले 3-3.5 साल में जब से उन्होंने म्यूज़िक मार्केटिंग शुरू की है, तकरीबन 3000 से ज़्यादा गानों के कैंपेन वो कर चुके हैं और साल दर साल वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। कुछ एक फेस्टिवल जो बहुत फेमस है, क्रॉस ब्लेड फेस्टिवल, पंजाबी म्यूज़िक का दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। लागर एंड बैरल फेस्टिवल है, और एक कॉमेडी फेस्टिवल है जिसका नाम है जस्ट कॉमेडी। और बहुत ही कम ऐसी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने इतनी सक्सेस की है ऐसे बिजनेस में और ऐसे काम में। तो हम उनसे म्यूज़िक मार्केटिंग के बारे में तो बात करेंगे, बीइंग अ वुमेन इन द म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट स्पेस, उसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकमिंग आवर ओन मयूरी गुप्ता, co-founder of EYP Creations Private Limited, to the music podcast. Mayuri, welcome. Thank you so much, Pari, for calling me. 4 साल बाद 4 साल बाद बिफोर कोविड आई थिंक वाज माय लास्ट ट्रिप टू बॉम्बे। उसके बाद कभी हुआ नहीं आना, एंड देन काइना हैपेंड, सो नेवर गॉट द चांस आल्सो। इस पॉडकास्ट में कुछ बड़े लेबल्स हैं इंडस्ट्री में। जो बड़े लेबल्स के पास एक एजेंसी होती है या एक्सपर्ट्स होते हैं, टीम होती है। लेकिन जो 90% क्रिएटर्स हैं उनके पास टीम नहीं होती है और उनको रेगुलरली पता नहीं चलता है कि मार्केटिंग कैसे की जाए। तो हम म्यूज़िक मार्केटिंग का जो बेसिक्स है उसको डिकोड करना चाहते हैं कि अगर किसी भी इंसान को म्यूज़िक मार्केटिंग करनी है तो वो कैसे करे। यूट्यूब पे क्या होता है, स्पॉटिफाई पे क्या होता है, दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, एक एक करके उस पर चलते हैं। तो आप ही हमको समझाओ, थोड़ा हमारे लिए ईजी होगा। तो आई थिंक यूट्यूब से शुरू करते हैं। सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है, अगर हम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें। पहले वीडियो फर्स्ट हुआ करता था, आजकल आर्टिस्ट की अप्रोच भी चेंज हो गई है, ऑडियो फर्स्ट हो गई है। लोग यूट्यूब को भी आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आज के लिए। अगर मैं इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए बात करूं, नॉट ओनली टू शोकेस योर वीडियो बट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग एन EP, you can utilize it in a way where probably you don't want to spend too much money on producing a video. तो आप एक वीडियो करके बाकी ऑडियो ट्रैक्स कर सकते हैं। Okay. एक ऑडियंस आपको ऑलरेडी वहाँ, अगर आपकी ऑडियंस बनी हुई है और अगर नहीं भी है तो एक ऑडियंस वहाँ पे, वो इतना पुराना प्लेटफॉर्म है कि काफ़ी ऑडियंस वहाँ पे है हर जॉनर के लिए। तो एक वो अच्छा तरीका है अपने म्यूज़िक को फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद आपको, जब आप रिलीज कर देते हैं, अपने कंटेंट को समझने की ज़रूरत है कि आपका कंटेंट किस तरीके की ऑडियंस में पहुंचेगा या आपकी कौन सी ऑडियंस है आपके कंटेंट की। एंड देन यू एनालाइज इट बाय स्टैट्स, जो एनालिटिक्स आपको दिए गए हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को मार्केट करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने जो आपके स्टैट्स हैं, यूट्यूब अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, उसको एनालाइज करना ज़रूरी है कि किस जोग्राफी में मेरा गाना चल रहा है। क्योंकि जब आप ऐड लगाएंगे तो आपको उसी सिटीज, उसी एरियाज में टारगेट करना पड़ेगा ताकि वो लोग आपका गाना सुन पाएं। Okay. सपोज करिए मैं कोई 5 सिटीज ले लेती हूँ। सपोज करिए आपने लुधियाना, अमृतसर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इस तरीके की आपकी 5 सिटीज आ गई, तो प्रॉबेबली वहाँ लोग आपका गाना ज़्यादा सुन रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज। और जब आप मार्केट करें तो उस तरीके की टारगेटिंग करें आप ऐड के अंदर कि आप उन्हीं एरियाज को फोकस कर पाएं। Okay. ये आप गूगल एड्स की बात कर रहे हो? मैं यूट्यूब पे जनरली एड्स की बात करें, जिसमें 3 तरीके की एड्स होती हैं। Okay. एक हो गई हमारी स्किपेबल एड, जिसके अंदर स्किपेबल एड वो होती है कि जब आप देखते हैं यूट्यूब में शुरू में कोई एड चली और आपको स्किप करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो हो गई स्किपेबल एड। अनस्किपेबल एड हुई जहाँ पे पूरा आपको जो भी कंटेंट पीस चल रहा है वो पूरा आपको देखना पड़ता है, और यूजुअली आता है द वीडियो कैन बी सीन इन दीज मैनी सेकेंड्स। और तीसरी हो गई डिस्प्ले एड, जिसके अंदर व्यूअर को चॉइस मिलता है कि वेदर आप ये कंटेंट पीस देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते।
जो हम आजकल यूजुअली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, हम तीसरी वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जब हम मार्केट करते हैं। वो थोड़ी एक्सपेंसिव है ऐड इन कंपैरिजन टू अदर, बट उसमें डायरेक्ट टारगेटिंग होती है और व्यूअर को चॉइस मिलता है वेदर वो कंटेंट पीस देखना चाहता है या नहीं चाहता। तो बेसिकली यू आर नॉट फोर्सिंग द व्यूअर टू वॉच अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट। एट टाइम्स क्या होता है कि हमें कोई ऐड दिखाई जाती है और हम वो ऐड नहीं देखना चाहते, हम वेट करते हैं कि वो ऐड स्किप हो जाए। तो उस केस में मे बी यू आर नॉट रीचिंग द राइट audience or the right target person. So in that case, that display ad comes into picture. तो आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर YouTube पे मैं एक आर्टिस्ट हूँ या मैं एक इमर्जिंग आर्टिस्ट, इमर्जिंग लेबल हाँ हूँ जी, और मुझे ऐड करनी है, राइट, तो सबसे पहले मुझे अपनी ज्योग्राफी समझ में आनी चाहिए बिल्कुल, कि मैं कौन से शहरों में हाँ जी, और कैसी ऑडियंस के ऊपर टारगेट करके ऐड करूँ। हाँ जी, और बिल्कुल उसमें एज भी एक फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं कि किस एज सेंट्रिक में मेरा गाना चल सकता है। दैट रियली डिपेंड्स ऑन द जॉनर ऑफ द आर्टिस्ट ऑल्सो। जनरली इसका कॉस्ट क्या होता है, जस्ट फॉर द आइडिया? बहुत सारी चीजें फैक्टर आ जाता है। आप कहाँ ऐड टारगेट कर रहे हो, मेट्रोपॉलिटन में कर रहे हो, टायर 2 में कर रहे हो, किस तरीके की ऑडियंस में आप कर रहे हो, वो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अंदर आप पूरे कीवर्ड्स डाल सकते हैं, टैग्स डाल सकते हैं। जब बैकएंड पे आप ऐड लगा रहे हैं, किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, तो उन्हीं तरीके के लोगों को दिखेगा। इसके अंदर आप इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है, उनका गाना आपको पता है कि वो चलता ही चलता है, तो आप उनसे उनके गानों के आगे जो यूजुअली एड्स चलती हैं, आप उसके अंदर भी अपना गाना चला सकते हैं वाया दीज एड्स, कि एटलीस्ट आपको एक व्यूअरशिप वहां से मिल सकता है। तो मेरे को इसके अलावा आपके हिसाब से कुछ है कि जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ माई मनी? बिकॉज देखो, जो इमर्जिंग आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा बजट क्रंच पे चलते हैं, बिल्कुल। या कोई ऐसे आइडियाज हैं जो बिना पैसा किए खर्चे करे भी मार्केटिंग कर सकते हैं यूट्यूब पे? अगर हम यूट्यूब के पास भी जाएं, आज के टाइम पे हर प्लेटफॉर्म सेम चीज बोलता है कि आप हमारे सारे जितने एसेट्स हैं और जितने हमने एरियाज क्रिएट किए हुए हैं टू अपलोड कंटेंट, यू शुड utilize all of them. Example, you should upload a long form video, you should upload a short, you should upload a community post, you should go live on your channel. I'll give you a recent example. हमारा एक आर्टिस्ट है गुरनजर, उनका एक गाना आया है दोस्त बनके के नाम से, और हम बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को जानते हैं। ऐसे अपकमिंग आर्टिस्ट के बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, जो हो सकता है किसी के 5000 फॉलोअर्स भी हों, बट हमने क्या किया कि जो हम एक क्रिएटर मैनेज करते हैं, उनका पुराना कंटेंट उठा के, क्योंकि वो गाना यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था, उस गाने के अंदर कुछ लाइनें हैं जो उस कंटेंट के ऊपर रेलेवेंट थी, हमने दोबारा वही गाना वही शॉट उठा के दोबारा डाल दिया, और 2 दिन के अंदर इट हैड सम 20 मिलियन व्यूज। 20 मिलियन? 20 मिलियन। वाव। सो आई एम सेइंग कि म्यूजिक के साथ कंटेंट की रेलेवेंस जो आप डाल रहे हो वो होनी चाहिए। और शॉर्ट्स, आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का विच कैन हेल्प यू ग्रो योर चैनल bit quicker than the other options. That's what we have analyzed in the work that we have done. इसके अंदर आप लाइव जाइए, कम्युनिटी पोस्ट डालिए, पोल का ऑप्शन है वो यूटिलाइज करिए। आप जितना अपने यूट्यूब को अपडेटेड रख सकते हैं, अपने कवर फोटोज, अपने लिंक्स जो आप डाल रहे हैं उसको अपडेट रखिए, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करिए। यूट्यूब का इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जितना आपका चैनल एक्टिव होगा और जितने आप कंटेंट पीसेस कर पाएंगे उसके ऊपर, आपका टू कम इन द एल्गोरिदम वेयर द कंटेंट इज वर्किंग विल बी मोर। तो फॉर एग्जांपल, आप एक गाना कर रहे हैं, उसके आप रेंडिशंस करिए, जैसे लो-फाई वर्जन हम लोग करते हैं। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे नॉर्मल गाना नहीं चलता बट लो-फाई वर्जन चल जाता है। हम लोगों ने भी देखा है अपने कंटेंट जो हम रिलीज करते हैं या मार्केट करते हैं, कई बार क्या होता है कि नॉर्मल गाना तो नहीं चला बट थोड़े महीनों बाद लो-फाई वर्जन चल गया। तो ये भी हम इमर्जिंग आर्टिस्ट को बोलते हैं कि जब आप गाना बना रहे हो, साथ में एटलीस्ट 3-4 वर्जन बनाओ, चाहे उसके अंदर BTS ऐड करो। इस तरीके के आप कंटेंट पीसेस भी डालो ताकि ऑडियंस भी, जो अगर फॉर एग्जांपल 4000 लोगों ने आपको फॉलो किया है यूट्यूब पे, तो वो इंट्रीग्ड रहें कि आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ उस गाने के रिलेटेड आ रहा है। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि इमर्जिंग आर्टिस्ट भी और बड़े भी सिर्फ रिलीज करके छोड़ देते हैं। आई थिंक आज के टाइम पे 60% कंटेंट का गेम है, 40% मार्केटिंग का है। ऑब्वियसली अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो मार्केटिंग कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो एक कोट है, टू बी फाउंड यू हैव टू बी फर्स्ट बी फाइंडेबल। तो वो फाइंडेबल होने के लिए
आपको उनमें से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो मार्केटिंग, एटलीस्ट प्लेसमेंट सारी जगह इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पास उस टाइम उतने पैसे ना हो सकता है यूट्यूब आपका प्लेटफॉर्म ना हो सकता है स्पॉटिफाई आपका प्लेटफॉर्म ना हो सकता है विंक हो एट दैट पॉइंट इन टाइम, एग्जाम्पल। लेकिन आप हर जगह होने चाहिए, और आपकी तरफ से अगर आपने एक गाना रिलीज किया, आप उसको 4 रील डाल के या 4 शॉट डाल के मत छोड़ दीजिए। आप उसके ऊपर वर्किंग कीजिए, एक पूरा प्लान बनाइए कि आप 1 महीने में उस गाने के ऊपर क्या क्या डालेंगे। ऑब्वियसली हर गाना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट if the content is good and the right strategy is followed, you will see a difference. You might not see a very huge difference, but you will see a difference. And obviously बाकी इस चीज में है कि आप कितने कंटेंट पीसेस रिलीज कर रहे हैं, हाउ रेगुलर यू आर विद योर म्यूजिक। ओके। और दूसरा आप ये भी बोल रहे थे कि अगर मैं इमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ तो मुझे अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने चाहने वाले, अपने फैंस, उन सबको भी इंगेज करके रखना चाहिए। जितना ज़्यादा वो सर्च करेंगे, मेरे बारे में बात करेंगे, गाने को देखेंगे, उतना एल्गोरिदम में आएगा। बिल्कुल। आपने एल्गोरिदम का वर्ड यूज़ किया ना। अब एल्गोरिदम एक मतलब मिस्ट्री है लोगों के लिए। क्या कोई ऐसा हैक है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, या क्या-क्या चीज़ें जिससे एल्गोरिदम में घुसा जा सकता है? जितना हम लोग ने प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है, जो हमें भी प्लेटफॉर्म्स से आंसर यूजुअली मिला, और हमने भी यही देखा है कि ऐसे कोई परफेक्ट रूल नहीं है। अगेन इफ़ यू यूटिलाइज ऑल द फीचर्स और आप कंसिस्टेंट हैं अपने कंटेंट के साथ, तो कई बार एक कंटेंट ही आपका चैनल को वापस एक्टिव कर देता है। हमारे चैनल्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने 1-1 साल गाने नहीं किए, पर उन्होंने एक गाना किया और वो एक गाना अच्छा चल गया, और वापस से उस सॉन्ग से उस चैनल की ट्रेंडिंग खुल गई। कई बार ऐसे होता है कि गाने ट्रेंडिंग में भी नहीं आते, कई बड़े बड़े गाने ट्रेंडिंग में नहीं आते, क्योंकि प्रॉब्ली दे हैव नॉट बीन एक्टिव इन द पास्ट। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितना कंटेंट डाल रहे हैं। बाकी ऐसा कोई फिक्स्ड एल्गोरिदम तो कोई भी नहीं है, या कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इससे आप गाने का सक्सेस होना मेजर कर सकते हैं। सो अगर मान लीजिए आप अभी म्यूजिक मार्केटिंग करते हो, तो सबसे ज्यादा स्पेंड कहाँ होता है? यूट्यूब पे होता है? करंटली इंस्टाग्राम पे होता है। तो हम इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं अभी। तो इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड करनी चाहिए, और हाउ शुड वी नेविगेट? यूजुअली जो अभी हम भी करते हैं उसके अंदर 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। वन इज़ ऑफ कोर्स हम एक गाने के अंदर से एक पोर्शन काटते हैं जिसमें आर्टिस्ट को भी और हमें भी पोटेंशियल लगता है कि ये पोर्शन पे रिक्रिएशन हो सकता है, रील्स बन सकती हैं, या अगर मैं टेक्निकल उसमें बोलूँ यूजीसी क्रिएट हो सकता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो फॉर एग्जांपल एक किसी इन्फ्लुएंसर ने एक रील डाला, तो प्रॉब्ली देयर आर चांसेस ऑफ इमिटेशन ऑफ द सेम रील, या यूजर अपना कंटेंट उस पे जनरेट कर सकता है। तो ये यूजुअली अभी हम लोग करते हैं। ये सिर्फ सॉन्ग्स में ही नहीं, नॉन म्यूजिक चीज़ों में भी होता है, चाहे वो फिल्म्स हैं, फिल्म्स के डायलॉग्स हैं, करेक्ट, वेब सीरीज फॉर दैट मैटर, तो सब चीज़ों में होता है ये। फॉर एग्जांपल हम लोग ने AP ढिल्लों का डॉक्यूमेंट्री मार्केट किया था, तो उस केस में भी होता है फॉर अवेयरनेस। तो डिफरेंट तरीके के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो म्यूज़िक में यूजुअली लोग साउंड यूज़ करते हैं, आप एक पोर्शन यूज़ कर सकते हैं, आपको लगता है 2 पोर्शन में पोटेंशियल है, उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका भी कोई ऐसे फिक्स्ड बजट नहीं है, इट रियली डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हैं। बट इसमें क्लाइंट की या आर्टिस्ट की आस्क अलग अलग हो सकती है। किसी को प्रॉबली साउंड बोर्ड बोलते हैं हम उसको, जहाँ पे आपको रील दिखती हैं और साउंड कट दिखता है और नीचे बहुत सारी रील्स दिखती हैं। तो कई लोगों को उस साउंड बोर्ड के ऊपर बहुत सारे नंबर्स चाहिए होते हैं, कई लोगों को सिर्फ क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है जो इमिटेट कर सकें। तो इस केस में हमारा एक अपना गाना है दर्द, जो कि हम लोगों ने डांस स्टेप का इमिटेशन रखा था जिसके अंदर, जो कि धीरे धीरे ओवर 2-3 मंथ्स पहले स्पॉटिफाई पे पिक हुआ, फिर IG पे पिक हुआ, फिर अगेन वो स्पॉटिफाई के चार्ट्स में चला गया, वायरल चार्ट्स में, और फिर कोरियन डांस ग्रुप है एक, उन्होंने उसके ऊपर रील बनाई एंड देन इट गॉट पिक्ड अप। बड़ी ऑर्गेनिक था। हाँ जी, ये ऑर्गेनिक था, बट हमने इनिशियली ऑब्वियसली कैंपेन किया था उसके ऊपर, बट जैसे ही वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी बढ़ा और IG पे भी अपने आप ऑर्गेनिकली उसके ऊपर रील्स आने लगी, तब
it got into like Korean charts, and where from there people started picking up and everything. And then from Africa also 1-2 creators did, from Dubai and UAE also. So different countries people started doing तो this. आप ये बोल रहे हो कि अगर इंस्टाग्राम पे हमको मार्केटिंग करनी है तो पहली चीज़ है कि हमको सॉन्ग का वो पोर्शन डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा हम 30 सेकंड बिल्कुल। काट सकते हैं जो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास बजट है, अपलोड नहीं करना पड़ता, मतलब वो जब आपने गाना डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप उसका करेक्ट, portion उसका वो हाँ जी, पोर्शन आप करते हो तो ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी में बिल्कुल चला जाता है। उसके बाद में कोशिश करना है कि आर्टिस्ट खुद उसके ऊपर एक वीडियो बनाए, बिल्कुल। करेक्ट, जो आर्टिस्ट का पिक्ड अप। हम यूजुअली ऐसा करते हैं कई बार कैंपेन्स में कि पहले 2 दिन उसको काफ़ी ऑर्गेनिक रखते हैं और फिर हम 2 दिन बाद आर्टिस्ट का डालते हैं, ताकि एटलीस्ट वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द साउंड बोर्ड, एंड देन द आर्टिस्ट पुट्स इट, देन इट काइंड ऑफ डबल्स अप। साउंड बोर्ड का मतलब है कि उस गाने को, पीस को यूज करके जितनी भी रील्स बनी है वो सारी एक बिल्कुल साथ बिल्कुल, जो हाँ दिखती जी हैं। हाँ जी। तो आप इंस्टाग्राम पर स्पेंड कैसे करते हो मार्केटिंग में? हम लोग जो इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते हैं, एट टाइम्स क्लाइंट बताता है कि मेरा इतना बजट है, बट अगर क्लाइंट ना बताए तो हम यूजुअली देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि गाने का रूट क्या है या उस कैंपेन का रूट क्या होगा। बाय रूट आई मीन कि हम उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं या क्या थीम होगा। कई बार ट्रैवल थीम होता है, कई बार डांस थीम होता है, इफ इट्स अ बीट नंबर। अगर कोई स्लो नंबर है तो यूजुअली ट्रैवल या ब्यूटी शॉट्स या बहुत सारे तरीके की, वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या हम गाने में सोच रहे हैं। तो वंस वी डिसाइड ऑन दैट, उसके बाद उसके तरह के हम क्रिएटर्स ढूंढते हैं। और आजकल सिर्फ क्रिएटर्स में ये नहीं हो गया है कि आप सिर्फ इमिटेशन वाले क्रिएटर्स देख रहे हैं, क्रिएटर्स में भी बहुत सारे तरीके की क्रिएटिविटी आ गई है। सपोज कई बार ऐसे होते हैं कि कोई कुकिंग वीडियो है तो हम चाहेंगे कि उसके पीछे ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन हो, कि बंदा कुकिंग कर रहा है और पीछे वो गाना चल रहा है। तो कई बार जब आप वो कुकिंग वीडियो देख रहे हो, किसी ने वो सैंपल किया आपका गाना और वहां से सुना कि अच्छा ये गाना कौन सा है। तो आजकल सिर्फ वो वाला नहीं रह गया कि आप डांस करो या इस पे एक सिंक वीडियो बना दो, उसके बियॉन्ड चली गई हैं सारी चीज़ें। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जहाँ हमें बजट मिलता है ऑफ कोर्स क्लाइंट से या क्लाइंट का बजट होता है, कि हम उसके अंदर ऑर्गेनिकली कितनी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग यूजुअली व्हेन यू से ऑर्गेनिकली, देन आपको इन्फ्लुएंसर को पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो लगता ऑर्गेनिक है ऑडियंस को, बट यूजुअली एट टाइम्स इट्स पेड फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि आप इस क्रिकेटर को बोल दीजिए और वो प्रॉब्ली एक रील या कोई वीडियो डाल दे, बट पीछे गाना ऑर्गेनिकली चल रहा हो, या वो प्रॉब्ली अपनी क्रिकेटिंग की फोटोज डाल दे और अगर गाना इज अबाउट जोश मोटिवेशन तो सॉन्ग पीछे ऑर्गेनिकली। तो आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ गाना, ऑन द बेसिस ऑफ बजट, हाँ जी, फिर आप चूज करते हो कि कौन से क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए। क्रिएटर्स के लिए। अगर मान लो मुझे किसी इन्फ्लुएंसर को यूज करना है, तो ऐसा कोई बेंचमार्क है कि अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स का कोई क्रिएटर है तो उसको कितना पैसा देना पड़ता है? हम यूजुअली 2-3 चीज़ें देखते हैं कि कितने हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिससे हम ये देखते हैं कि इनके कोई फेक फॉलोअर्स तो नहीं है। तो सोशल ब्लेड जैसे है, हाँ जी हाँ जी हाइपोथेटिकल हाँ जी हाँ जी, हाइपोथेसिस जैसे है फॉर एग्जांपल, तो हम देखते हैं कि इसके कोई फेक फॉलोअर्स तो नहीं है और क्या एंगेजमेंट रेट है, जो इनका सीपीवी। एंगेजमेंट रेट थोड़ा डिफाइन करोगे? हाँ जी, तो एंगेजमेंट रेट यूजुअली होता है कि पिछले 7 दिन में जितने आपके व्यूज हैं डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, वो यूजुअली हम एंगेजमेंट रेट उसको बोलते हैं। कितना एंगेजमेंट रेट अच्छा होता है? मतलब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट का तो 2 होता है 2%? 2% होता है। मैं बात कर रही हूँ 8, 9, 10 मिलियन वालों की, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जितना ज्यादा नंबर होगा उतना एंगेजमेंट रेट हाँ कम जी, होगा। क्योंकि उनके पुराने फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो प्रॉब्ली उनको करंटली नहीं फॉलो कर रहे होते, तो ये यूजुअली नंबर रहता है। बट कई बार क्या होता है कि कई आर्टिस्ट और क्रिएटर्स का एंगेजमेंट रेट बहुत कम होता है, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है और कई बार उनकी सिर्फ एक रील निकल जाती है। तो आपको बहुत बार कंटेंट को भी लेवरेज देना पड़ता है ओवर एंगेजमेंट रेट। तो सिर्फ आप टेक्निकली नहीं जा सकते, आपको क्रिएटिविटी भी देखनी पड़ती है। बट अगर मान लो मैं एक आर्टिस्ट हूँ या मैं एक लेबल हूँ या मैं एक मैनेजर हूँ और मुझे ये अंदाजा लगाना है कि 4 मिलियन फॉलोअर्स का कोई क्रिएटर है, अगर मैं उनको अप्रोच करूँ, एक एवरेज कॉस्ट इतना होना चाहिए। मतलब कई क्रिएटर्स 50,000 भी लेते हैं, बट कई 1.5 भी लेते हैं, और कई 4 मिलियन वाले, 2 मिलियन वाले
कॉमेडी क्रिएटर 10 लाख रुपए भी आज के डेट में मार्केट में चार्ज कर रहे हैं। सो इट्स आल्सो डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल। और कई अपने आप को बहुत एक्सक्लूसिव रखते हैं, वो प्रॉब्ली साल में 10 ही डील करेंगे, तो उनका रेट उस हिसाब से, और उनकी डिमांड है और उनकी वीडियोस चलती हैं, वो हर कंटेंट पीस को यस भी नहीं बोलते कि दे वुड नॉट वांट टू डू एवरी टाइप ऑफ कंटेंट, सो दे आर वेरी एक्सक्लूसिव इन दैट वे। सो आप ये बोल रहे हो म्यूजिक मार्केटिंग में सबसे बड़ा स्पेंड अभी इस पीस पे होता है? हाँ जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। हाँ जी। मतलब यूट्यूब पे भी होता है, बट मेजरली शिफ्ट इज मोर ऑन इंस्टाग्राम। आजकल बहुत ये है कि इंस्टाग्राम पे गाना चला कि नहीं, उसके साथ बहुत सक्सेस मेजर होता है। और अगर इंस्टाग्राम पे चलता है तो उसका बाकी प्लेटफॉर्म पे चलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बार हमने ये देखा है कि इंस्टाग्राम से जो स्ट्रीमिंग नंबर्स पे फर्क पड़ा है। बहुत बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि आपने ये कैंपेन किया तो इससे हमारे स्ट्रीमिंग नंबर्स पे इफेक्ट पड़ा है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला जो कैंपेन है वो तो आपने इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया, इन्फ्लुएंसर ने ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, बट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म पे भी ऐड करते हैं म्यूजिक के लिए? करते हैं, बट हम मतलब यूजुअली इसके ऊपर कर सकते हैं आप। उसके अंदर जो आपका एक मेन कंटेंट पीस है उसके ऊपर डाल के अगेन आप अपने राइट टैग्स, जोग्राफिकल टैग्स, एज, ऑल ऑफ दैट डिफाइन करके फिर आप दोनों पे लगा सकते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि सेम जगह से ऐड लगती है दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। तो वो आप उसके ऊपर ऐड लगा सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ आपका 2-3 तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप सीधा यूट्यूब पे उस लिंक को लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसी वीडियो जो आपने कंटेंट पीस डाला है उसी के ऊपर व्यूज़ हों, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रीमिंग पे भी ऐड होती है? स्ट्रीमिंग पे भी ऐड होती है। जो अभी यूजुअली इन ट्रेंड है, स्पॉटिफाई पे ऐड है, जिसके अंदर आपके स्ट्रीम्स बढ़ जाते हैं बट आपको रेवेन्यू नहीं मिलता उसका। अच्छा, जो एडवर्टाइजिंग से स्ट्रीम्स आए हैं, हाँ, उसका रेवेन्यू नहीं मिलता। हाँ जी। सो दे मस्ट बी शेयरिंग इट विद पीपल। लोगों के साथ शेयर करते हैं, वहां से स्ट्रीम आते हैं, बट उसका आपको रेवेन्यू नहीं मिलता। बट अगर वो स्ट्रीम आने के बाद लोगों को पसंद आ गया तो फिर ऑर्गेनिक स्ट्रीम जैसे यूट्यूब पे होता है, हाँ, राइट। सेम फॉर्मूला। एक्चुअली हम आपसे ये भी पूछना चाहते थे कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स की तो हमने बात की, स्नैपचैट भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आजकल। बिल्कुल। आई थिंक जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्नैपचैट को फॉलो करती है, और वो जो डेली स्ट्रीक्स की हम बात करते हैं, एक दूसरे को कंटेंट भेजना और वो स्ट्रीक फॉलो करना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर है। एंड उसके अंदर इंटरनेशनली काफ़ी यंग जनरेशन जो है म्यूज़िक स्नैपचैट के थ्रू सुनती है। उसके अंदर भी म्यूज़िक लिस्ट हो जाता है वाया डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ Okay. कोर्स। Some partners have access in India who distribute music on Snapchat. तो उसके अंदर आप अगेन जैसे आप स्टोरी बनाते हैं, सिमिलरली उसके अंदर आप स्नैप डालते हैं, उसमें म्यूजिक लगा देते हैं। तो स्नैपचैट पे भी आप ऐड कर सकते हो? ऐड कर सकते हैं बिल्कुल स्नैपचैट पर, बट काफ़ी एक्सपेंसिव ऐड है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो इंटरनेशनल के लिए हम लोग यूजुअली आर्टिस्ट को सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड डू, और उसके अंदर आर्टिस्ट खुद भी ऐड लगा सकता है। Okay. क्योंकि आर्टिस्ट के अकाउंट से लगती है ऐड स्नैपचैट में। हाँ जी। और टिकटॉक, बिकॉज इंडिया में तो बैन है, लेकिन इंडिया के बाहर तो हम लोग अपने कैंपेन में बहुत टिकटॉक यूज करते हैं। जिन गानों का फोकस कनाडा, यूएस और इंटरनेशनल मार्केट होता है, वहाँ पे यूजुअली हम क्रिएटर्स के साथ डील कैसे करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे तो रील डालेंगे जो इंटरनेशनल क्रिएटर्स होते हैं, बट यू हैव टू अपलोड द सेम वीडियो ऑन टिकटॉक। अब तो वो इंटरनेशनली अपने यूएस यूके वाले अकाउंट से अपलोड करेंगे, बिकॉज कंजम्पशन तो वहाँ होता ही है। हाँ जी। और वहाँ पे तो टिकटॉक और स्नैपचैट काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता है। जैसे इंडिया में तो इट्स ओनली मेजरली इंस्टाग्राम, इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया। वहाँ पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट काफ़ी तो अच्छा मतलब अगर रेट आपको म्यूजिक मार्केटिंग करनी हो और आपके पास पैसे हो तो आप कितने भी लगा सकते हो? कितने भी लगा सकते हैं। उसके अंदर आप टीवी, अगर ट्रेडिशनल मीडिया आपने ऐड कर दिया तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है। रेडियो तो है ही ऑब्वियसली। हाँ जी। मतलब अगर मैं टीवी की भी बात कर रही हूँ, अगर आपने टीवी भी ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल यू वांट टू प्ले एड्स ऑन टीवी एंड यू आर नॉट गेटिंग प्लेसमेंट ऑन प्रॉब्ली म्यूजिक चैनल्स, आपको नहीं मिला कि आपका प्रोमो चल जाए या आपका गाना चल जाए, आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, अगर आप वो भी ट्रेडिशनल मीडिया भी ऐड कर दो तो कोई अंत ही नहीं है कि आप कितने पैसे। इट्स लाइक मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। इसके अलावा भी कोई लेसर नोन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है या मार्केटिंग होती है? जैसे लेसर नोन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, बट यूजुअली इनके अंदर ही इतनी चीज़ें हैं कि मेजर फोकस हमेशा 99% ऑफ द टाइम यही होता है।
और किसी को भी नहीं पता कि आपकी कौन से प्लेटफॉर्म से ग्रोथ हो जाएगी। बिल्कुल। हो सकता है कि मैक्सिमम गानों की ग्रोथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब या स्पॉटिफाई से हो रही हो, लेकिन कुछ गाने स्नैपचैट से भी पिक होते हैं, कुछ गाने बिल्कुल। टिकटॉक से भी पिक होते हैं, बिल्कुल। कुछ गाने मौत से भी पिक होंगे, रेडियो से भी पिकअप होंगे, टीवी चैनल से भी पिकअप होंगे, और कहीं से भी। ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी में आई थिंक हमने 2 प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करी, जिसके अंदर ट्विटर और थ्रेड्स जो रिसेंटली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म है उसकी हम बात कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर आप डायरेक्टली गाने को प्रमोट नहीं कर सकते, बट आप जैसे आस्क मी एनीथिंग टाइप चीज़ें एएम में जिसको बोलते हैं, आप उस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जहां आप अपने ऑडियंस से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसका एक आइडिया आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने ट्विटर पे आपका कोई एल्बम रिलीज हुआ और लोगों से आपने एक रिक्वेस्ट ले ली कि मैं अपने नेक्स्ट कॉन्सर्ट पे ये गाना प्ले करूंगा, और आपने वो 4 रिक्वेस्ट को वहां प्ले किया, उसका एक वीडियो स्निपेट डाला अगर आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आई थिंक उसका आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा एंड यू विल डेवलप दैट लॉयल फैन बेस। तो इस तरीके की आप क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं उसके ऊपर। लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनके डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं, वीडियो आंसर्स भी दे सकते हैं ट्विटर के ऊपर। तो इस तरीके की काफ़ी आप फीचर्स नो प्लेटफॉर्म इज अ वेस्ट प्लेटफॉर्म, एवरी प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और एवरी इंटरेक्शन इज यूजफुल। कई पीआर करो, आर्टिस्ट ऐसे हैं लाइव कि करो। वो ट्विटर पे बहुत बड़े हैं बट शायद उनका इंस्टाग्राम छोटा होगा। ओके, और कौन से तरीके हैं मार्केटिंग करने के? तो स्पॉटिफाई पे अगर अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग आए अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे स्पॉटिफाई पे अगर हम बात करें, हम सबसे पहले अगेन जैसे हमने यूट्यूब में बात करी, वी शुड लुक एट फर्स्ट कि हम अपना सारा प्रोफाइल हमारा अपडेटेड हो, हमारा सारा कैटलॉग एक जगह पे दिख रहा हो। कई बार आर्टिस्ट के ऐसे इशू भी होते हैं, हमारे एक आर्टिस्ट का इशू था कि उनका पूरा नाम है गुरनज़र चट्ठा, तो कहीं गुरनज़र चट्ठा लिखा हुआ था, किन्हीं सॉन्ग्स में गुरनज़र था, तो उनका प्रोफाइल भी एक नहीं था। तो उससे क्या है कि आपके फॉलोअर्स भी बटे हैं। तो इस तरीके के इशू को आप कोलेट करके एक प्रॉपर आपका प्रोफाइल हो जिसके अंदर आपके सारे गाने भी दिखते हों, और आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैनवस आप अपडेट कर सकते हैं। जो आपके गाने हैं उसका एक छोटा सा ऊपर स्निपेट बन जाता है जिसके अंदर कुछ सेकंड के आपके गाने चल जाते हैं, तो एक प्रीव्यू जैसा ऑडियंस को मिल जाता है, शोरील जैसी बन जाती है। हाँ, शोरील जैसी बन जाती है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। इंटरनेशनली तो आप कॉन्सर्ट्स भी लिस्ट कर सकते हैं स्पॉटिफाई के ऊपर अगर आप टिकट मास्टर के साथ एसोसिएटेड हैं, क्योंकि स्पॉटिफाई से उनका एसोसिएशन है। तो इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। इंटरनेशनली मर्चेंडाइजिंग इज ऑल्सो अवेलेबल विच आई डोंट थिंक सो इज देयर इन इंडिया। धीरे-धीरे सब आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आ जाएंगे। तो वो एक तरीका है। उसके बाद इसके अंदर आप पिचिंग भी कर सकते हैं अपने ट्रैक की फॉर प्लेलिस्टिंग वाया स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट, जो स्पॉटिफाई का एक बहुत बड़ा टूल और एसेट है, जिसको आप अगर आप गाना रिलीज कर रहे हैं तो आप उसको देखें कि आपके स्ट्रीम्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सपोज आपने एक ईपी की है तो कौन सा आपका गाना उसमें से अच्छा चल रहा है, अगर आपने एक सिंगल ट्रैक नहीं मल्टीपल ट्रैक्स किए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस गाने की तरफ ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि कोई और गाना चलेगा बट कई बार वो गाना नहीं चलता बट दूसरा चल पड़ता है। तो आप उस ट्रैक पे, और ऐसा ज़रूरी नहीं है मार्केटिंग के अंदर कि आज हमने एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो हमें वही फॉलो करनी है। जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको उससे स्ट्रैटेजी चेंज भी करनी पड़ सकती है, एंड दैट कैन बी एज सून एज 3-4 डेज ऑल्सो आफ्टर द रिलीज। एंड वी शुड नॉट बी रिजिड कि हमें वही करना है जो हमने सोचा था। कई बार वो चीज़ नहीं सही होती। यहाँ पे कोई गोल्डन रूल तो है नहीं कि हम वही रूल फॉलो करेंगे और हमें सक्सेस मिल जाएगा। कई बार वो 3-4 दिन के बाद आप जो स्ट्रैटेजी चेंज करते हो, सीइंग द एनालिटिक्स, इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू पुश द ट्रैक फर्दर। तो आप एनालाइज करिए अपने स्टैट्स को, कहाँ गाना चल रहा है, किस तरीके की ऑडियंस में चल रहा है। जैसे हमारे पार्टनर हैं, हमारा जब दोस्त बन के गाना आया था तो पूरा वीडियो में से हम लोगों ने स्पॉटिफाई पे उसमें एक पोर्शन था वे द एक्ट्रेस इज अ बेगर और बच्चा मुंह में रोटी डाल रहा है। वो इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट पीस वायरल हो गया था। तो हमारे पार्टनर ने हमें बोला कि आप स्पॉटिफाई पे जो ऐड करें वो आप उस पोर्शन की ऐड करें रादर देन दी अदर पार्ट ऑफ द ट्रैक, बिकॉज दैट पोर्शन वाज ऑलरेडी वायरल। तो उससे हमें और हेल्प मिली बिकॉज लोग वो चीज़ देखना चाहते थे। तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपका जो कंटेंट पीस अगर आप जिस पे ऐड लगा रहे हैं क्या चीज़ ऑलरेडी चल रही है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस पोर्शन ऑफ सॉन्ग पे ऐड लगाएं जिस पे, अगर हम यूट्यूब पे जाएं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिटेंशन है या जिस पोर्शन को लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं।
तो अगर हम वो करेंगे तो वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स। मतलब अगर 1000 गाने भी हर रोज इंडिया से निकलते हैं तो साल में 3.5 लाख गाने निकलते हैं और तकरीबन, और 3.5 लाख गानों में से कितने गाने हिट होते होंगे? 100? हाँ नहीं मतलब 100 वायरल 200? में हम 50 गाने सुनते हैं इंडिया में, या टॉप लिस्ट में, हर लिस्ट में अगर हम कहीं पे भी बात करें, आई थिंक देयर आर ओनली 50 ट्रैक्स इन अ वीक। तो अगर 3.5 लाख गानों में से आपको टॉप 100-200 में अगर आना है, तो कंटेंट डेफिनेटली अच्छा होना पड़ेगा। कंटेंट तो किंग था, है, हमेशा रहेगा। और मेरे ख्याल से हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये भी ट्रेंड बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी एक गुलाबी साड़ी गाना है, हाँ जी वो हिट हुआ रिसेंटली। अभी इश्क एक गाना है, वो हिट बिल्कुल। हुआ। ऐसे हर हर 2-3 महीने में कोई एक गाना कहीं से ब्रेकआउट होता है। जैसे हमारा एक गाना आया था जिप्सी, हमें समझ नहीं आ रहा था, उस पे दिन की 1 लाख रील्स बन रही थी। हाँ, तो कोई अगर गाना ऑर्गेनिकली पिकअप हो गया, हाँ जी उसकी तो बात नहीं है, लेकिन अ, ताकि आपका जो कंटेंट आपने इतनी मेहनत से बनाया है, वो ज़्यादातर लोगों के साथ पहुंचे और उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि वो चल पाए, उसके लिए ये सब करना ज़रूरी है। राइट। तो स्पॉटिफाई में अगर मान लो, एक तो पेमेंट देके ऐड कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। दूसरा आपने बोला कि स्पॉटिफाई के भी फीचर्स को आपको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, आर्ट स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा एसेट है आर्टिस्ट को समझने के लिए कि वो कहाँ चल रहा है, कौन सी प्लेलिस्ट से उनको ट्रैफिक आ रहा है, क्या उनका जो ट्रैफिक है वो प्लेलिस्ट से है या उनकी अपनी आर्टिस्ट रिकमेंडेशन से है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो स्टडी हमें करने चाहिए। ओके। और स्पॉटिफाई के अलावा भी 7 और स्ट्रीमिंग हाँ प्लेटफॉर्म जी है। बिल्कुल। गाना है, विंक है, जियो सावन है, हंगामा है इंडियन। और इंटरनेशनली यूट्यूब की तो हमने बात कर ही ली, यूट्यूब म्यूजिक है, अमेजॉन म्यूजिक भी है और एप्पल म्यूजिक भी है। बिल्कुल। तो स्पॉटिफाई के अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे एडवर्टीजमेंट होती है या मार्केटिंग होती है या कुछ कर सकते हैं? अगेन आप एप्पल की भी बैकएंड की आर्टिस्ट की ऐप है जो आपको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक इंटरनेशनल के लिए एप्पल इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि बाहर बहुत लोग एप्पल पे म्यूजिक सुनते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया आई फील। तो उस पे अगर आप इंटरनेशनली कनेडियन मार्केट और यूएस या ऑस्ट्रेलियन, ये बाकी कॉन्टिनेंट्स को फोकस करें, तो आई थिंक एप्पल शुड बी ऑल्सो योर की फोकस आई थिंक सारे ही रहने चाहिए, क्योंकि आप नहीं गेस कर सकते कि आपका गाना किस ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस आपके गाने को पिक कर लेगी, या किस ऐप के ऊपर आपकी ऑडियंस है। क्योंकि अगर हम विंक की बात करें, विंक का एक अपना बहुत बड़ा डेटाबेस है। आई थिंक पंजाबी म्यूजिक डज वेरी वेल ऑन विंक। तो यू शुड यूटिलाइज ऑल दीज एप्स। और जैसे जितनी भी एप्स ने अपने बैकएंड एक्सेस आर्टिस्ट को दिया हुआ है, वो आई थिंक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, अगर हम उसको यूटिलाइज करें अच्छे से और एनालाइज करें। क्या इसके अलावा भी कोई चीजें जिस पे म्यूजिक मार्केटिंग होती है? अब फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्टिस्ट हैं, हो सकता है आप लाइव शो करते हो सकता है आप नहीं करते हो। हम अपने बड़े आर्टिस्ट को भी यही बोलते हैं और इमर्जिंग आर्टिस्ट को भी यही बोलते हैं कि अगर आप लाइव कर रहे हैं, आपने कोई शो किया, पब्लिक कॉन्सर्ट किया जहाँ पे आप फुटेज यूज कर सकते हैं, उसको जरूर अपने गाने को, स्निपेट को अपने सोशल मीडिया पे जरूर डालें, क्योंकि उससे लोगों को लगता है, एक परसेप्शन भी बनती है कि लोग आपका गाना सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ 2000 लोग हैं या 3000 लोग हैं, उन्होंने तो आपका म्यूजिक सैंपल किया है डायरेक्टली थ्रू योर वॉइस। और आई थिंक लाइव से बेटर कोई डायरेक्ट मीडियम नहीं है Correct. कि आप किसी तक पहुंच सके। तो अगर 3000 लोगों ने गाना सुन लिया, हो सकता है वो 3000 में से 1000 लोग भी जाके आपका गाना अगर स्ट्रीम कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग दोस 1000 स्ट्रीम्स इन योर किटी। तो इसका एक एग्जांपल है हमारा आर्टिस्ट कुशाग्र। जब उसका गाना दर्द रिलीज हुआ था, वी वर साइमल्टेनियसली डूइंग एन एक्टिविटी विद कोक, जिसके अंदर उन्होंने कुछ 35 कॉलेजेस में परफॉर्म किया, और हर कॉलेज में मिनिमम 1500 से 4000 तक बच्चा था। तो क्लोज टू उन्होंने विद इन अ स्पैन ऑफ 2 महीने उन्होंने कुछ 2 लाख बच्चों को टच कर लिया। उससे एक तो उनका सोशल मीडिया इमेंसली ग्रो हुआ, सेकेंडली उनका जो गाना दर्द है उसकी उन्होंने वीडियोस के पोर्शन काट काट के अपने सोशल मीडिया पे डाले, तो उसको बहुत स्ट्रीमिंग पे भी इम्पैक्ट मिला, इंस्टाग्राम पे तो इम्पैक्ट मिला ही मिला। तो और वो इंस्टाग्राम रील्स पे भी गाना उस वजह से काफी ट्रेंड में आया। तो दैट बिकेम लाइक अ सपोर्ट स्ट्रक्चर टू द एंटायर मार्केटिंग एक्टिविटी दैट वी वर डूइंग। तो इस तरीके की चीजें आप लाइव में, उसको जो आप ऑलरेडी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप कई बार हम टीवी, रेडियो, इन चीजों को छोटी चीजें बोल देते हैं, बट हर चीज का एक अपना रोल है। ट्रेडिशनल मीडिया का अपना एक रोल है, डिजिटल मीडिया का एक अपना रोल है।
वो चाहे छोटा कंट्रीब्यूट करे कोई चीज कोई बड़ा, बट एक वो पूरी किट्टी में वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो हर चीज को आपको यूटिलाइज करना चाहिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो डिजिटल के हैं चाहे ऑन ग्राउंड के हैं. मे बी यू आर प्लेइंग एट अ फ्रेंड्स पार्टी फॉर अ वेरी स्मॉल आर्टिस्ट. वहां पे सपोज करिए 25 लोग हैं, 25 लोगों ने आपका गाना तो सुना. कई बार तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग पीपल टू हियर योर सॉन्ग. वो आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है जब वो कोई कंटेंट करता है कि लोग उसका गाना सुने. तो यू शुड यूटिलाइज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडियम व्हेन यू आर मार्केटिंग योर ट्रैक. आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, इसके अलावा भी रेडियो है, हाँ जी, टीवी है, हाँ जी, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग जो भी है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो होर्डिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, बट जितने भी जहां भी आप ऑडियंस के साथ एंगेज कर पा रहे राइट. लाइव से या किसी भी तरीके से, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. और पीआर एक्टिविटी, डज इट प्ले अ रोल? डिपेंड करता है आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं. बहुत बार बहुत लोग सिर्फ पीआर एक्टिविटी में सिर्फ इंस्टाग्राम पेजेस पे शेयर करा देते हैं. मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है. हाँ, कुछ लोगों को पता चल जाएगा, बट कई बार वो पेजेस आपके टारगेट ऑडियंस नहीं होते. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि आजकल पीआर में भी दो तरीके की चीज़ें हैं. एक है ट्रेडिशनल पीआर जिसमें आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स के साथ. एक है डिजिटल पीआर जिसके अंदर आप डिजिटल एसोसिएशंस भी कर रहे हैं. उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई है आज के टाइम पे. बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट शोज़ हैं जो कि एंटरटेनमेंट बेस हैं, जहां आप जाते हैं, उनकी एक अपनी ऑडियंस है, जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर हैं. दे आर इंटरव्यूइंग दीज आर्टिस्ट. उससे उनको एटलीस्ट एक प्ले आउट मिलता है उनकी ऑडियंस में. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ एसोसिएशन. सो अगेन यूज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली वेर एवर यू हैव रिलेशंस, वेर एवर यू कैन गो इन. ये सारे मीडियम्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं. पीआर के अंदर पेजेस जो आप करते हैं डिजिटल के ऊपर, अगेन उसमें ये देखना चाहिए कि हमारा जॉनर है कि नहीं है. कई बार हम स्ट्रेट अवे लाख रुपया खर्च कर देते हैं. ये कोई पेजेस सस्ते नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव पेजेस होते हैं. तो आप स्ट्रेट अवे लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आपको नहीं मिल रहा. तो वी शुड रियली थिंक थ्रू द प्लान कि हम पैसा कहाँ डाल रहे हैं. करेक्ट. बात यह है कि मार्केटिंग किसी भी तरीके से हो सकती हाँ है, कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. नहीं. ये 2-3 चीजों में ज्यादातर लोग खर्चा करते हैं, बट हो सकता है रेडियो से गाना पिकअप हो. हाँ जी. अब जैसे एक हमारा आर्टिस्ट है परमेश वर्मा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन आमजे मुंडे उनका एक गाना था. उन्होंने लाइव में एक तरीके से एक सेटअप में गाया, उसकी रील किसी ने डाल दी और वो गाना वहां से वायरल हो गया. नाउ इट इज अमंगस्ट हिज टॉप सॉन्ग्स एंड इट वाज इन वायरल चार्ट्स एज वेल. सो यू नेवर नो. वो ये भी नहीं आप सोच सकते कि 1 महीने में गाना चलेगा, कुछ 6-7 महीने बाद भी गाना चल सकता है, कि आजकल डिजिटल का टाइम ऐसा हो गया है. एक्चुअली थोड़ा मुश्किल है इसको कंक्लूड करना, कि सच्चाई ये है कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं, अगर आप वो सब कुछ भी करो तब भी हो सकता है गाना नहीं चले. बिल्कुल. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं करो फिर भी गाना चल जाए. बिल्कुल. करेक्ट. हाँ जी. तो अगर गाना लोगों को पसंद आ गया तब तो चलेगा. अगर गाने की किस्मत है चलने की तब भी वो चलेगा. लेकिन ये सारी चीजें करके हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाल सकते हैं कि भाई हमने कोई कमी नहीं छोड़ी. हमने रेडियो पे भी प्लेस किया, टीवी पे भी प्लेस किया. प्लेलिस्टिंग में कैसे आता है गाना? उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि न्यूअर आर्टिस्ट को तो यूजुअली इफ़ यू आर नॉट विद अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको यूजुअली पिच करना पड़ता है अपना गाना. अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैक will pitch to the editors in different streaming platforms, and then the editor listens. वो सुनते हैं कि किस तरीके का गाना है, कौन सी प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, और फिर उसको जो भी नेसेसरी प्लेलिस्ट होती है या जो वो दे सकते हैं at that point in time, depending on the caliber of the track, caliber of the artist, you usually get playlists. और क्या ये मिथ है कि प्लेलिस्ट के कारण गाना हिट होता है? बिकॉज मेरे को बहुत लोगों ने ये बोला है कि किसी भी सुपर हिट से सुपर हिट गाने पे भी प्लेलिस्ट का कंट्रीब्यूशन 20-25% से ज्यादा होता नहीं है. हम यूजुअली ये बोलते हैं कि अगर आपको प्लेलिस्ट से 50% से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और कांस्टेंट काफ़ी टाइम तक, और आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, तो गाने के चलने के चांस कम है. हाँ, मतलब सिर्फ आप प्लेस कर सकते हो एट द एंड. क्योंकि वो तो ये है कि
बहुत गाने ऐसे होते हैं कि उनको प्लेलिस्ट मिली पर वो प्लेलिस्ट में 2 दिन भी नहीं टिक पाए क्योंकि उसमें कोई उसको सुन ही नहीं रहा। करेक्ट। तो इन दी एंड गाने का अपना अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो मर्जी मार्केटिंग कर लो वो अगर गाना अच्छा नहीं है तो उसको कोई नहीं चला सकता। अगर मैं आपको स्ट्रेट एक सवाल पूछूं कि मेरे पास एक गाना है और मेरे पास बजट है, तो एक गाने को मार्केटिंग के लिए आज के दिन डिसेंट बजट क्या होता है? सारी Anything- चीजें मिला के कंसोलिडेटेड बजट क्या होता है? मतलब अगर हम बहुत हाई नंबर्स ना एक्सपेक्ट करें तो 2.5 इज ऑल्सो अ डिसेंट बजट। 2.5 वॉट लैक्स? यस। अच्छा, मुझे मैं डर गया था। अच्छा। नहीं नहीं। और किसी किसी गानों पे तो 2 करोड़ भी खर्चा होते होंगे। हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा यूट्यूब एड लोग लगा रहे हैं और क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूजुअली लोग मतलब जितना हमने देखा 40-50 लाख से ऊपर नहीं स्पेंड करते इंस्टाग्राम के ऊपर अनलेस एंड अनटिल वो गाना बार बार चले। और कई ऐसे हमारे क्लाइंट्स भी हैं कि बहुत पुराना गाना था, पहले नहीं चला, अब चल गया, पहले चला फिर दोबारा चल गया, तो फेज 1 फेज 2 फेज 3, तो उस तरीके से यूजुअली लोग स्पेंड करते हैं। बट 40-50 लाख से ऊपर हम लोग ने यूजुअली कभी खर्चा नहीं देखा किसी गाने के ऊपर। बट आप ये बोल रहे हो, एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई एक गाने पे 2-2.5 लाख रुपया भी खर्चा करे तो वो कम बजट नहीं है। मतलब हम आर्टिस्ट को यूजुअली ये बोलते हैं कि आप अपना पैसा वेस्ट मत करो। आजकल तो गाना पैसे से हिट होता है ऐसा तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि एक आई थिंक आपको भी याद होगा कि पुराना टाइम था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि सिर्फ मुझे तो व्यूज चाहिए। वो वाला टाइम अब नहीं रहा। हर किसी को समझ में आ गया है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत हाई फाई वीडियो आप बनाओगे तो आपका गाना हिट हो जाएगा। आप अच्छी वीडियो बनाओ, क्रिएटिव हो, आपने लाख रुपए में भी बनाई है, 50,000 में भी बनाई है और आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका गाना चल सकता है। बट मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ ना, सब शॉर्टकट और फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है? सर श्योर, हमें तो आज तक नहीं मिला, अपने आर्टिस्ट के लिए भी नहीं मिला। और आपने तकरीबन जैसे 3,000 गानों के कैंपेन की, हाँ जी। उसमें से हिट कितने हुए? हिट का रेशो आई थिंक 100:2। मतलब मैं सुप्रीमली हिट लाइक जिप्सी बात कर रही हूँ, वैसे हिट बात कर रही हूँ कि या हमने जैसे किंग के काफी कैंपेन्स किए हैं, दिलजीत के भी कैंपेन्स किए हैं, दिलजीत दोसांझ के। तो मैं सिवियरली हिट सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ तो वो 100 होंगे आउट ऑफ 3,000 में से 100, हाँ जी। मतलब 3%। हाँ जी। सो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से मार्केटिंग करो, सारी फीचर्स यूज करो, सारा प्लान करो, उससे भी कोई हिट की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। उससे सिर्फ आपको प्रॉपर रीच मिलेगी। रीच मिलने के बाद अगर लोगों को गाना आपका जेन्युइनली पसंद आएगा तभी वो गाना चलेगा। राइट। करेक्ट? बिल्कुल। ओके। कोई ऐसे सजेशंस हैं कि अगर मैं एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ या लेबल हूँ या मैनेजर हूँ कि मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब भी मैं मार्केटिंग प्लान करूँ? आई थिंक सबसे पहले तो आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने जितने यूजुअली ये आर्टिस्ट नहीं करते, हम भी अपने आर्टिस्ट को बहुत बार बोलते हैं कि यू शुड सी योर स्टैट्स एवरी डे। आवर मोटो इज कि आप सुबह उठ के अपने स्टैट्स देखें कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कहाँ मेरा गाना पहुंचा है। बट यूजुअली लोग ये नहीं करते। बट उससे स्ट्रेस भी नहीं ले। हाँ, स्ट्रेस भी नहीं लें। स्ट्रेस भी नहीं लें। समटाइम्स क्या होता है कि आप जब देखते हो और मूव नहीं हो रहा है, हाँ जी, तो वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग भी होता है। तो उसको सीरियसली भी नहीं ले, देखें, उस पे काम करें। हाँ, पर उस पे काम, हाँ वही उसके ऊपर काम करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody else is driving your marketing plan। जब तक आई थिंक आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे उस मार्केटिंग प्लान का, वो आई थिंक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि आपका एक थॉट प्रोसेस होना उस मार्केटिंग प्लान के अंदर, क्योंकि इन द एंड दैट्स योर प्रोडक्ट। वो एक उस प्रोडक्ट की तरह कि वो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। तो आई थिंक वो 50-50% इन्वॉल्वमेंट दोनों का होना जरूरी है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि आर्टिस्ट का सजेशन हमें इतना बढ़िया लगता है कि हम बोलते हैं कि नहीं यही राइट है, और जो हमने सोचा प्रॉब्ली वो स्ट्रैटेजी वाज नॉट राइट। ओके। तो ये यूजुअली कुछ चीजें हैं जो हम फॉलो करते हैं। और आपने देखो अलग अलग तरीके के लोगों से डील किया है। कुछ इमर्जिंग आर्टिस्ट के साथ डील किया होगा, कुछ इमर्जिंग लेबल्स, कुछ मिड साइज आर्टिस्ट और लेबल्स होंगे, कुछ इंडियन टॉप लेबल्स होंगे, कुछ इंटरनेशनल टॉप लेबल्स होंगे। इन सब में डिफरेंस क्या है जब आप काम करते हो, मार्केटिंग करते हो? द आस्क इज डिफरेंट।
somebody would probably want कि हमारा गाना ट्रेंडिंग हो जाए पहले दिन पे। किसी को नंबर्स चाहिए कि साउंड बोर्ड पे नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आर्टिस्ट का प्रेशर होता हो। कईयों का है कि हमें इस तरीके का कंटेंट चाहिए कि फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन्स में ऐसा भी होता है कि जैसे अगर आईपीएल चल रहा है तो हम लोग क्रिकेटिंग वाली वीडियोस, क्रिकेट की वीडियोस बहुत फीड इन करेंगे जिसके ऊपर ऑर्गेनिकली चल रहा है, कि जैसे क्रिकेट के यूजुअली पेजेस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लेबल्स एक्सपेक्ट करते हैं। वो लेबल के जॉनर पे और लेबल किस तरीके का म्यूजिक कर रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली अगर लेबल है तो आर्टिस्ट की आस्क क्या है। जब आर्टिस्ट है तो उसकी आस्क अलग होती है कि मुझे इस तरीके का इन्फ्लुएंसर चाहिए, मुझे ये ही इन्फ्लुएंसर चाहिए कि ये इन्फ्लुएंसर मेरा गाना चला सकता है। बहुत सारे कैंपेन्स में ऐसा भी होता है कि एक इन्फ्लुएंसर, बहुत वीडियोस डली बट एक इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो डाली जिससे गेम चेंज हो गई और जिससे कंटेंट वायरल हो गया और उसका कंटेंट बहुत सारे लोगों ने इमिटेट किया। Okay. और अगर आपने जो 3000 गानों पे कैंपेन किया है उसमें से कौन से कैंपेन है जो आपके हीरो कैंपेन हैं जिसका आप एग्जांपल दे सकते हो या जिसको आप सजेस्ट कर सकते हो? तो जैसे हम लोग ने एक कैंपेन किया था, से येस टू द ड्रेस, ऑल्दो इट वाज अ ब्रांडेड ट्रैक, बट वो गाना था, इट वाज पोजीशन्ड अराउंड वेडिंग सीजन और उसके अंदर उनका एक हुक स्टेप था जिसको हमने डिफरेंट डांस इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्यूरेट किया था। और वो आई थिंक उसका टाइमिंग भी बहुत राइट था सॉन्ग का। उस वजह से क्या हुआ कि द सॉन्ग गॉट पिक्ड अप in weddings also and became an entry song that was the target of the client as well, and also क्योंकि वो गाना IG के ऊपर इतना सैम्पल हो गया कि close to 1 million reels, which is a lot. So it is one of our biggest campaigns of past 2 years. We've been in the business for only 3.5 years in this division. तो उसके अंदर सिंपल स्ट्रैटेजी थी to imitate the dance step कि वो कितने ज़्यादा लोगों से हम करवा पाएँ, और क्लाइंट की आस्क भी वही थी, वी ट्राई टू फुलफिल द सेम आस्क। और अगर मैं एक आर्टिस्ट या लेबल हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए, तो कैसे रीच आउट करें आपसे? इज देयर एनी ईमेल आईडी और वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज? You can actually write to our Instagram page. It's by the name of EYP Creations. You can write to that and you can reach us out. अभी दूसरा सवाल, मान लो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारा प्रमोशन कर दो, गाना हिट होगा तो पैसे ले लेना, ऐसा करोगे? अगर हमें आर्टिस्ट में वैल्यू दिखता है, हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन अपना एरिया करते हैं उसके अंदर भी हम बहुत सारे इमर्जिंग आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं जिसका हमें लगता है कि शायद आज गाना नहीं चलेगा, बट हमें लगता है कि 2-3 साल बाद गाना चल जाएगा क्योंकि उनके अभी तो कुछ इतने स्ट्रीम्स नहीं होते, नीदर वी आर अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ देम, बट वी पुश देम द मोस्ट बिकॉज obviously they are going to be the stars of tomorrow, so you have to vouch on some artists. तो वो एक 360 डिग्री अप्रोच है उसके अंदर कि हम उनका म्यूजिक भी मैनेज कर रहे हैं, उनका मार्केट भी करते हैं फिर कंटेंट और मैनेज भी करते हैं उनको, तो यूजुअली वी देन गो बाय दिस मॉडल। तो मैं इस जवाब को हाँ समझ रहा हूँ। हाँ जी। तो अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसके पास ऐसा कुछ ऑफर है तो आप तक रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो हम लोग ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, वहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उन सवालों को लेंगे। उससे पहले ना एक बार वापस से सम अप करता हूँ, क्योंकि जब आर्टिस्ट बन रहा होता है या कोई भी मैनेजर नया होता है, कोई भी लेबल नया होता है, उसके पास इतने एक्सेस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, और आज के दिन पे ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है। उस इन्फॉर्मेशन को सम अप करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऑल्दो आप जो बोल रहे हो या मैं जो सम अप कर रहा हूँ, ये कोई गोल्डन रूल नहीं है, बट मोटा मोटी दिस इज हाउ इट वर्क्स कि यूट्यूब पे आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने से पहले आप जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में अपनी प्रोफाइल ठीक करो, आपका बैकएंड ठीक करो, आपकी टैगिंग ठीक करो। बिल्कुल, कई बार एक छोटी चीज होती है कि आपने अपनी फोटो स्पॉटिफाई पे गलत लगा रखी है, ऐसे लगा रखी है जिसमें आप विजिबल नहीं हो, तो अगर कोई आपका प्रोफाइल भी ढूंढ रहा है, या सपोज करो मैं गुरनजर को जानती हूँ बट
और मैं उसकी शक्ल भी पहचानती हूँ, बट मैं जब स्पॉटिफाई पे गई तो मुझे मिला ही नहीं गुरनज़र। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे हाँ ध्यान जी, देके सबसे पहले आप ठीक करो। हाँ जी, दूसरी बात, हर एक प्लेटफ़ॉर्म की मैक्सिमम फीचर्स यूज़ करने की कोशिश करो और जो-जो फैसिलिटीज़ देते हैं, चाहे वो प्लेलिस्ट पिच करने की हो, चाहे वो गाना डालने की हो, वो सारी फीचर्स को आप यूज़ करना सीखो। अब आप खुद भी मार्केटिंग कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। आपका गाना, आपकी ऑडियंस, आपका टारगेट, आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर, आप अपने बजट के ऊपर अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हो। आप किसी एजेंसी के थ्रू भी करवा सकते हो और अगर आप एजेंसी के थ्रू भी करवाओगे, अगर आपको खुद पता होगा, तो इट विल बी ईज़ियर फॉर यू टू एग्ज़ैक्टली। कनेक्ट। सो मयूरी, हमारा एक सेक्शन है आस्क द गेस्ट। हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और हम अपने व्यूअर्स को कोई भी क्वेश्चन पूछने की आज़ादी देते हैं। तो जो-जो सवाल पूछे, वो सवाल अब आपसे एक बार लेना चाहेंगे। किसी ने बोला है कि हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में पूछना आपसे, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी हरियाणवी रिकॉर्ड लेबल्स और उन आर्टिस्टों के लिए कैंपेन किए। तो हरियाणवी कैंपेन कैसे डिफरेंट है? या कुछ बता सकते हो हरियाणवी? कुछ डिफरेंट नहीं है, उसमें बस इन्फ्लुएंसर्स बहुत डिफरेंट हैं। जैसे वो एक अभी ग्रोइंग मार्केट है, जैसे एक टाइम पे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री होती थी, अभी हरियाणवी उस सेंस में ग्रोइंग है कि वहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स भी ग्रोइंग हैं और आपको उसमें हर तरीके का कंटेंट क्रिएटर नहीं मिलेगा शायद। तो एक प्रोबेबली आपको एक सेट ऑफ क्रिएटर्स मिलेंगे कि जो शायद से लिप सिंक करते हों या जो शायद डांस करते हों या कोई जस्ट रैंडम वीडियो डालते हो। तो आप अगर बहुत पर्टिकुलर जाना चाहेंगे तो आपको शायद वैसे कंटेंट क्रिएटर ना मिल पाए, क्योंकि अभी वो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो इट्स नथिंग, द प्लानिंग इज नॉट डिफरेंट, थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। थोड़ी अनऑर्गेनाइज है और वहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया बहुत चलते हैं। जैसे हमारे एक पार्टनर हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, रियल म्यूजिक, वो बहुत सारे अभी ट्रेडिशनल मीडियम्स भी अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे बसेस के पीछे पोस्टर, ऑटो के पीछे पोस्टर। तो अभी क्योंकि वहाँ पे वो अभी भी चीज़ें चल रही हैं और वहाँ शायद बाकी चीज़ों की पेनिट्रेशन अभी उतना नहीं है। ओके। तो अब अगर भोजपुरी में भी हम बात करेंगे तो सिमिलर थिंग्स विल हैपन, क्योंकि वहाँ पे भी हो सकता है डिजिटल के सारे मीडियम्स हम ना इस्तेमाल कर पाएँ। ट्विटर हो सकता है उनके लिए थोड़ा एलियन प्लेटफॉर्म हो, बट अगर हम ऐसे ट्रेडिशनल माइंड से ट्रेडिशनल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करें जिसमें हम होर्डिंग, प्रिंट और ये चीज़ें करें, आई थिंक वो काफ़ी इफेक्टिव रहेंगी वहाँ पे। ओके। तो अगला सवाल है कि अगर मैं एक इंडी आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऑर्गेनिकली अपना गाना पुश करना है या फिर मान लो ऐड भी देनी है, तो मेटा डेटा का यूज़ कैसे करें ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस को टारगेट करने के लिए? आई थिंक इसके अंदर आप मेटा डेटा से अपनी टैगिंग सही कर सकते हैं कि राइट टाइप ऑफ ऑडियंस में पहुंच कोई सकते हैं। एग्जांपल दे सकते हो अगर कि कोई गाना या कोई कैंपेन आपने किया हो, कौन से टैग यूज़ किए हैं? अब सपोज करिए बहुत थोड़ा सा बहुत रेलेवेंट नहीं होगा शायद इंडी के लिए, बट जब हम फॉर एग्जांपल पंजाबी गानों का ऐड करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली आर्टिस्ट का नाम टैग के अंदर जाएगा, आर्टिस्ट के पुराने हिट गाने वो टैग के अंदर जाएंगे, आर्टिस्ट का करंट क्या चीज़ चल रही है रेलेवेंट, या आर्टिस्ट को किस नाम से सर्च करा जाता है। अगर आप कभी भी यूट्यूब सर्च बार में जाएंगे, XYZ है सपोज आर्टिस्ट का नाम, तो लिखेंगे XYZ, आप आगे देखेंगे उसके आगे 10 चीज़ें आ जाती हैं। तो यू नीड टू एनालाइज, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यू नीड टू एनालाइज कि क्या चल रहा है। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर मयूरी गुप्ता आर्टिस्ट का हाँ नाम जी, है, तो जब हम मयूरी गुप्ता टाइप करेंगे तो मयूरी गुप्ता ओल्ड सॉन्ग, हाँ जी, ऐसे मतलब जो भी बिल्कुल आते जो आ हैं, जाएंगे, तो पंजाबी आपको ये समझ सॉन्ग, में आएगा हिंदी कि लोग सॉन्ग, जनरली किस क्या देख आर्टिस्ट रहे को हैं। इन चीज़ों से सर्च करते हैं, तो वो टैग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते बिल्कुल। और कई बार क्या होता है, आर्टिस्ट का पेन नेम आर्टिस्ट ने चेंज किया होता है, तो वो पेन नेम किस नाम से, या जो आर्टिस्ट का नेम है अभी करंट, किस नाम से लोग सर्च कर रहे हैं आर्टिस्ट को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैं। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब पे भी वीडियोस में अवेलेबल होंगी ना, लोग मतलब देखते पूरे नहीं? कोर्सेज हैं सर यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने ट्रेनिंग करनी है, यूट्यूब एड्स के पूरे यूट्यूब के कोर्सेज हैं, यूट्यूब सर्टिफिकेशन देता है, और मतलब। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के भी होंगे कोर्सेज सेम? वो इंस्टाग्राम का भी होगा ही, हाँ, बहुत सारे ऐसे स्नैपचैट का भी होगा ही। फॉरेन कोर्सेज भी हैं, इंस्टाग्राम के अपने गाइड्स भी हैं जहाँ से जाके आप सारी चीजें सीख सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म का है, जैसे इंस्टाग्राम का फॉर क्रिएटर्स, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम करके एक उन्होंने शुरू किया था कैंपेन, जिसके अंदर वो क्रिएटर्स को हाउ टू ग्रो बेसिकली फ्रॉम 0 टू whatever 10-15 लेवल, दे यूज्ड टू टीच डिफरेंट थिंग्स कि आप कंटेंट कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज कह सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने ऑलरेडी किए हैं। तो अगर मैं एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ, लेबल हूँ या मैनेजर हूँ, मुझे 1 महीने तक हर रोज
जितने भी प्लेटफॉर्म के नाम हम ले रहे हैं, बिल्कुल। उन सारे प्लेटफॉर्म के जो कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, अगर हो सके तो वो सारे एक बार कर लेने चाहिए। यूट्यूब में तो यू गेट सर्टिफाइड। तो जितने लोग ऐड लगाते हैं इंडस्ट्री में, यूजुअली उनके लिए एक मैंडेट होता है कि आपने ये यूट्यूब सर्टिफिकेशन की होनी चाहिए। फैंटास्टिक। ओके। उन्हीं का एक अगला सवाल है कि फॉर एग्जांपल हाउ शुभ्स म्यूजिक स्टार्ट्स पिकिंग अप फ्रॉम रील्स टू द एक्चुअल स्पॉटिफाई नंबर्स ट्रांसलेटिंग टू यूट्यूब, हाउ डज द मैथ एक्चुअली वर्क? इसमें यूजुअली क्या होता है कि बहुत, अब जैसे हमने शुरू में एक बात करी थी कि इंस्टाग्राम में रील्स में गाना पिक हुआ, तो स्पॉटिफाई के ऊपर भी बहुत सारी प्लेलिस्टिंग है Correct. जिसके अंदर इंस्टाग्राम के पॉपुलर गानों का फीचर किया जाता है। तो ऑब्वियसली वन मेथड इज दैट, एंड ऑब्वियसली how we also do it, we also do cross pitching where we share data. और एक बार गाना पिकअप होता पिकअप तो होता है शायद तो बाकी प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी देखते हैं उसको, तो हम लोग पिच भी करते हैं कि ये गाना अच्छे नंबर्स कर रहा है, यू शुड एटलीस्ट हैव अ व्यू ऑन द ट्रैक। तो कभी अगर शुभ आए ना पॉडकास्ट पे तो उनसे ये सवाल पूछेंगे, और या उनके लेबल अगर आए तो उनसे पूछेंगे जिन्होंने भी मार्केटिंग की होगी, उनको एग्जैक्टली पता होगा। ओके। अगला सवाल है कि हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कैसे अप्रोच करें अपने इंडिपेंडेंट गानों को उनकी पॉपुलर प्लेलिस्ट में डालने के लिए। स्पॉटिफाई में तो बहुत अच्छा फीचर है, स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट में पिचिंग का एक सेक्शन होता है, आप उसमें जा सकते हैं, अपना गाना पिच कर सकते हैं। स्पॉटिफाई में तो वो रास्ता है। बाकी में यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट द एडिटर्स। ओके। मैं पर्सनली इशू फेस कर रहा हूँ जहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी या तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती या हमारा काम देखे बगैर रिप्लाई करना बंद कर देती है। तो अगर मैं एक सोलो आर्टिस्ट या बैंड हूँ और मैं एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को अप्रोच कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे पास क्या कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इस कम्युनिकेशन को सॉल्व करने के लिए? आई थिंक इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपको राइट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का जॉनर, हर म्यूजिक नहीं होता। हर टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी की एक यूजुअली जो हम फॉलो करते हैं कि हमारा शुरू से, फॉर एग्जांपल एक पंजाबी वाज द स्किल, तो वी यूजुअली वर लुकिंग एट आर्टिस्ट ऑफ दैट जॉनर। धीरे धीरे हमने भी वो डाइवर्सिफाई किया, बट एक हर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का यूजुअली एक जॉनर होता है जिसपे वो वर्क करते हैं। तो आई थिंक आपको उस तरीके की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच करना चाहिए। आई थिंक दिस इज एक्चुअली आपने शायद सही बंदे को अप्रोच नहीं किया, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल। हो सकता है कि वो उस इंसान को शायद आपका काम पसंद नहीं आया, वो बोल नहीं पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, और ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है। ओके। सबसे बेस्ट प्रूवन वे कौन सा है इंडिपेंडेंट सॉन्ग टू एक्वायर अ टॉप स्पॉट इन स्ट्रीमिंग एल्गोरिदम? देयर इज नो प्रूवन रूट। हर गाने का रूट अपना अलग होता है, हर गाने की स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है, और हर गाने का थीम भी अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक हिप हॉप जॉनर का थीम अलग होगा, एक कोई और पॉप जॉनर का गाना होगा उसका थीम अलग होगा। तो ऐसे कोई गोल्डन रूल नहीं है। आई थिंक वो मार्केटिंग में ऑल ओवर ही कभी कोई गोल्डन रूल नहीं होता। हर प्रोडक्ट अपने अलग तरीके से बिकता है और हर चीज़ अलग तरीके से बिकती है और हर चीज़ की स्ट्रैटेजी अलग होती है। इसमें आप कोई फिक्स नहीं बना सकते फॉर्मूला कि यही फॉर्मूला फॉलो होगा। ओके। अगला सवाल है कि मेरा जो यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का वीडियो रीच है, जैसे ही मैं पेमेंट या बूस्टिंग बंद करता हूँ वो ड्रॉप हो जाता है, और जबकि मेरा क्लिक थ्रू रेट और ऑडियंस रिटेंशन दोनों अच्छा है, बट ये ऑर्गेनिकली फिर क्यों नहीं चलते हैं? ऐसा कुछ है क्या कि एक बार आप ऐड करो तो फिर नहीं एज पर इंस्टाग्राम देयर इज नो सच रूल और फॉर्मेट या ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट ये बोलते हैं बट ऐसा कुछ है नहीं। ओके। तो आप ये बोल रहे हो कि इसका मतलब है कि शायद आपका कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या वो चल नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा देना बंद करो तो आपका क्योंकि कंटेंट देखो ड्रॉप होना इसमें शुरू एक्चुअली क्या है ना, परसेप्शन की बात है। जब आप ऐड लगाते हो ना, आपको उसके ऊपर वैसे भी एंगेजमेंट हाई दिखेगा क्योंकि वो पेड है, और जब आप उसको बाकी चीजों से कंपेयर करोगे तो वो वैसे ही हायर है। तो आपको वो जो बाकी आपके कंटेंट पीसेस नॉर्मली आपने डाले हैं, तो आपको वैसे ही उसका एंगेजमेंट रेट कम दिख रहा है क्योंकि वो तो एड से प्रमोटेड है। तो यूजुअली एक ये परसेप्शन की भी बात होती है जो हमने यूजुअली ऑब्जर्व किया है, बट ऐसा कुछ है नहीं कि आप ऐड लगाओ तो आपका प्रोफाइल बाकी चीजों में कम परफॉर्म करने लग जाता है। करेक्ट। ओके।
मयूरी, बहुत कम फीमेल एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इतनी पोजीशंस पे पहुंचती हैं, ठीक है? तो आपने भी जब काम शुरू किया होगा, यू कम फ्रॉम हम्बल फैमिली, चंडीगढ़ में आप रहते हो, तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की थी? बहुत सारे। पहली बात तो आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, एंड मिडिल क्लास फैमिली से हैं, माय बोथ वर पेरेंट्स वर वर्किंग। तो नॉर्थ में वैसे भी, जैसे बॉम्बे में जब हमने शुरू किया था, इंडस्ट्री पहले ही बहुत आगे थी। वहाँ पे तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि एक आर्टिस्ट को मैनेज करना क्या होता है, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया क्या है, या ब्रांड एंडोर्समेंट्स क्या है, क्योंकि वहाँ पे किसी का भी, 2 आर्टिस्ट को छोड़ के, आई थिंक जैज़ी बी और हनी सिंह, इन दोनों को छोड़ के अगर मैं पंजाबी इंडस्ट्री में बात करूँ, किसी के भी प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं थे। वो सिर्फ उनके ब्रदर्स या कोई भाई कोई या हेल्प कर रहा था? कोई भी उनको हेल्प कर रहा था, जो सिर्फ फोन उठा लेता था और कोड दे देता था प्रोबेबली, क्योंकि उस टाइम आस्क वही थी। लेकिन जब हमने किया तो पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी, उनके लिए तो सिर्फ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या सीए, आई थिंक ऑप्शन होगा चौथा, कि अकाउंटेंसी में, बैंक में नौकरी, ये 4 कर सकते हैं। ये करेंगे तो अच्छी शादी हो जाएगी, इन लॉज खुश होंगे। लेकिन मेरे केस में वो कुछ भी नहीं था। हुआ क्या कि सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने इंटर्नशिप की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो एक आईटी सेटअप था। तो वहाँ पे सुबह लोग आ रहे हैं, आए, कॉफ़ी पी, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर खाना खाने चले गए, फिर आए, फिर 5 बजे फिर चाय पीने लगे। मैंने कहा ये सब तो मैं नहीं कर सकती, आई नीड एक्साइटमेंट एवरी डे। तो उस सेकेंड ईयर में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि शायद जॉब मैं नहीं कर पाऊंगी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट फिर भी फॉर पेरेंट्स सेटिस्फैक्शन प्लेसमेंट ले ली थी मैंने 4th ईयर की बिगिनिंग में ही, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया उसका। वो अभी भी ऑफर लेटर वैसे ही मेरे ईमेल पड़ा है। और हमने ये स्टार्टअप शुरू कर दिया, और मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या कॉन्सर्ट्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ कार्निवल के शोज हुआ करते थे उस पार्ट ऑफ द कंट्री में। गवर्नमेंट सरकारी शो कराती थी, कभी शिमला समर फेस्टिवल हो गया या चंडीगढ़ कार्निवल वगैरह हो गया। तो हमने जब करना शुरू किया तो पेरेंट्स को कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो वो मुझसे रोज पूछते थे कि हम क्या बताएंगे रिश्तेदारों को कि आप क्या करते हो, हमें बहुत शर्म आती है। बट इट वॉज नॉट देयर मिस्टेक, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी, और वो तो अपनी तरफ से केयर कर रहे थे कि हम तो हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से हैं कि हम वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू दैट मच कि आप ऐसा बिजनेस कर सको, हमारे पास वैसा कैपिटल नहीं है। बट लकीली हमारे बिजनेस में वैसा कैपिटल नहीं चाहिए था, क्योंकि इट वॉज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। वी स्टार्टेड विद आर्टिस्ट मैनेजमेंट, और जब वो काम भी शुरू किया तो जो जिनको हमने मैनेज किया, somebody known to them said कि अच्छा ये लड़की है आपकी टीम में, इसको दे दो क्वेरी नंबर, ये फ़ोन उठा लेगी, कि प्रॉब्ली एक लड़की बात करेगी तो शायद ज़्यादा क्वेरी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक लड़की का उस म्यूजिक बिजनेस में उतनी सोच है। तो किसी, एंड दिस आई एम टॉकिंग नॉट वेरी, आई मीन दिस इज लाइक 8-9 years बैक, एंड किसी ने बोला कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रात को काम करने की परमिशन दे देते हैं, एज इफ आई वॉज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग by working in this entertainment industry। तो ऐसी बहुत सारे चीज़ें हुई, बट धीरे धीरे it changed। तो अब वो क्या, इनिशियली फिर पेरेंट्स को भी आपको बैकिंग देनी पड़ती है। फिर 4-5 साल जब हो गए, जब हमारे फेस्टिवल्स बड़े हुए, और उन्होंने देखा कि ये बड़े शो कर रहे हैं, एंड इनकी एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि पूछ है, कि लोग पूछते हैं इनको कुछ करने से पहले, या इनका से है इनके काम में, तब उनको लगा कि नहीं ये कुछ ठीक कर रहे हैं। Then they stopped asking me, otherwise every evening this was the conversation, क्या कर रहे हो तुम, जॉब कर लो। और I was placed in a good company because I was very intelligent since the beginning, good higher scorer and all of that, so nobody expected that I will do something so much out of the box, which is not relative to what I did। So this was the case, and then obviously then after having my child also, then also there were a lot of questions कि अच्छा अब तो बच्चा हो गया तो अभी काम नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी बेटी 2 साल की है, हाँ जी, और आपने मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी में भी काम किया है, हाँ, और and डिलीवरी के इमीडिएट बाद ही 3 महीने बाद आई गॉट हर टू ऑफिस। तो उसकी नर्सरी वहाँ बना ली थी, बिकॉज जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपके ऊपर सिर्फ आपकी नहीं, आपके जो 40-50-60 लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और हमारी कंपनी में डिवीजन ऐसा है कि एवरीबडी लुक्स एट डिफरेंट थिंग्स बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपर्टीज। तो वो जो 40-50 लोग हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बिकॉज वी फील देयर आर फैमिली, नॉट आर एम्प्लॉयज और टीम। तो उसको फुलफिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ऑल्सो फॉर माई सैनिटी एज वेल, बिकॉज हम काम पैशन के लिए करते हैं, वो एक हम उसको एक टेम्पल की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर वी केम फ्रॉम, दैट्स वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें वहीं मिलती है। तो आई थिंक आज मेरी डॉटर को भी ऑफिस में सबसे ज़्यादा रह के खुशी है। शी नोज एवरी पर्सन, शी प्लेज विद ऑल ऑफ देम, एंड शी इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन इन माई ऑफिस। तो मेरा इसमें 2 इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक बार जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, सबका बेंचमार्क अलग है कि पॉपुलैरिटी, पैसा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो लोग आपको मान लेते हैं। बट ऐसे हजारों लड़कियां होंगी जो भी सक्सेसफुल नहीं है, और हर आदमी की किस्मत ऐसे नहीं होती कि सक्सेसफुल हो जाए। वो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रही होगी अपनी फैमिली में। तो उन लड़कियों से आप क्या बोलना चाहोगे और उनके पेरेंट्स से क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक लड़कियों को ना थोड़ा सा और मौका देना चाहिए, हमें उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो शायद स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते थे, स्कूल टाइम में भी बहुत अच्छा खेलते थे, बट उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि बास्केटबॉल नहीं खेलनी, चोटें लग जाएंगी, फिर शादी कौन करेगा। तो मतलब हमें आई थिंक थोड़ा सा इस एटलीस्ट हमारी जनरेशन के बाद इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खुद देखेंगे कि बाहर और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के टाइम पे लड़कियों के लिए, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू डू जस्टिस टू देयर स्किल। तो उनको थोड़ा और मौका देना चाहिए और थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। आई थिंक मेरे फादर ने मुझे एटलीस्ट फ्रीडम बहुत दी टू डू माई ओन बिट, ऑल्दो उन्होंने बहुत जगह पे रोका, बीइंग अ फीमेल एंड द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन। दैट्स आउट ऑफ कंसर्न। हाँ जी, बिल्कुल। प्राइमरीली बट उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दी कि इवन माई इन लॉज, आई मीन यूजुअली बहुत लोगों की ये रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि आफ्टर मैरिज थिंग्स बिकम डिफरेंट। बोथ माई फैमिलीज हैव गिवन दैट सपोर्ट कि नहीं, काम इम्पोर्टेंट है, कि नेक्स्ट डे यू शुड बी इन ऑफिस इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। वेरी गुड। और आपके हिसाब से, क्योंकि आपने काफी काम किए हैं, आप चंडीगढ़ रहती हो, हाँ जी। आप बॉम्बे भी 4 साल बाद आई हो और चंडीगढ़ में रह के इतना हल्का मचा रहे हो, तो आपके हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अभी फिलहाल? ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट अलग अपॉर्चुनिटी है। अगर बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द सीन्स की हम बात करें, म्यूजिक मार्केटिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक हम बहुत सारी स्टडीज पढ़ते हैं कि विद इन नेक्स्ट 5-10 years दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी ऑन अ बूम ऑफ नेक्स्ट लेवल, not only in music marketing, otherwise also in terms of influencer marketing. Great opportunities there because डिफरेंट तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरीके का कंटेंट आ रहा है, और हर तरीके के कंटेंट को मार्केट करने का तरीका अलग है। उसके अलावा अगर हम बाकी में बात करें, ब्रांड्स इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन यूटिलाइज ब्रांड्स फॉर म्यूजिक। वी डू दैट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग brands in music videos और integrating brands in films and all of that। उसके अंदर काफ़ी opportunity है, क्योंकि music एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया आज के टाइम पे मार्केटिंग में, कि अगर किसी मार्केट में सबसे फास्ट पेनिट्रेट करना है तो दैट इज़ वाया म्यूजिक, और किसी से भी उतना फास्ट आप पेनिट्रेशन नहीं कर सकते। एक तो आप एग्जीक्यूट उसको आप जल्दी कर सकते हैं फॉर अ ब्रांड, एंड ऑल्सो क्विक पेनिट्रेशन है, एंड in comparison to other mediums, reverts are higher because the audience usually सबकी TG youth होता है and youth is watching music, so this is another opportunity that can be explored। और आपने अपने 12 साल के करियर में बिजनेस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या सीखी हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा रहती है और लोगों को पता होनी चाहिए? I think honesty towards client, honesty towards timelines, honesty in terms of the kind of money that you are spending. If I talk about a budget, if you show honest results, not positive always, चाहे वो नेगेटिव भी हो या आप किसी कैंपेन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो क्लैरिटी है ना क्लाइंट के साथ या एक आर्टिस्ट के साथ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि सही गलत तो बहुत कुछ होता रहता है, उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं, बट वो रिलेशनशिप तभी लंबा चलता है अगर उसके अंदर क्लैरिटी हो, और यूजुअली वो मेजरली पैसे की क्लैरिटी होती है बिजनेस के केस में। तो ये आई थिंक ये हमारा हम इसी चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं अपनी कंपनी में भी, बिटवीन ऑल ऑफ 3 पार्टनर्स एज वेल, कि ट्रांसपेरेंसी इज द की। और अगर क्लाइंट को भी कि कोई चीज़ नहीं हो सकती, बहुत बार होता है कि कोई क्लाइंट बोल देता है मुझे 2 ही दिन में चाहिए, जब वो चीज़ नहीं हो सकती तो हम उसको नहीं प्रॉमिस करते कि, और क्लैरिटी ऑफ थॉट के ये 2 में नहीं, ये 4 में ही हो पाएगी। तो एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, ये 2 की फैक्टर्स हैं, इसके आसपास ही सारी चीज़ें घूमती हैं हमारे। तो यही 2 चीज़ें हैं जो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क ऑब्वियसली करना ही पड़ता है आपको, उसके अंदर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ से। जब हमने आई थिंक स्टार्ट किया था तो फॉर एटलीस्ट 5-6 years वी डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल ऑफ। वी वर्कड डे एंड नाइट, क्योंकि एक तो हम आई कॉलेज से थे, हमारी कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई ऐसे नहीं था कि ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ मेंटर्स, लाइक आई मेट यू इन वन कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम। तो ऐसे बहुत लोग थे गाइड करने वाले, बट ऐसे कोई सिर पे नहीं था कि तुम ये कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है। तो हमने खुद कर करके, गलतियां करके, सही करके, ये ठीक है, ये गलत है, ये लॉन्ग टाइम में हमें बेनिफिट नहीं देगा, ये शॉर्ट टाइम में बेनिफिट देगा, वो चीज़ें एनालाइज करके सीखा है। तो और आप चंडीगढ़ से हो, और बॉम्बे से बाहर का होने से क्या फायदे और क्या नुकसान है? फायदा, एक हम हमेशा अपने बीच में यूज करते हैं चीज के, इट्स बेटर टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड रादर टू बी अ स्मॉल fish फिश in इन a अ big बिग पॉन्ड। तो आई थिंक वो एक हमारा लेवरेज है बाकी एरिया से, कि उस एरिया के एटलीस्ट हमें सारे नुआंसेस पता है, हमें सब पता है कि वहाँ पे क्या चलता है और क्या होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे से बेटर वहाँ पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसका हर चीज, हर तरीके फिर की आपने चीज को इवेंट्स किया भी हुआ है। किया है, हाँ जी, तो फिर मतलब आर्टिस्ट मैनेज भी अगर किए कोई हैं, भी सब कुछ। क्लाइंट आता है तो एक तो उनको 360 डिग्री सर्विसेज हमारे पास से मिल जाती हैं, एंड सेकेंडली हमारे पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है, तो हम उनको कंसल्ट भी कर देते हैं कि बहुत बार कि आप शायद ये कर रहे हो, ये शायद चीज़ नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है। ओके, अ, और नुकसान क्या है? नुकसान दैट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स हैं, यू need to meet people very frequently, and you are at a place which is little far fetched, so I think that's the ठीक है, वो only, तो आजकल थोड़ा इजी हो गया हाँ, फिर भी है। comparatively easy है, but that's the only। ओके, और हमने विमेन इन म्यूजिक की बात की। इनफैक्ट विमेन इन म्यूजिक नाम का एक बिल्कुल, एसोसिएशन है, बिल्कुल। इंटरनेशनली बहुत एक्टिव है, और इंडिया में भी मेरे ख्याल से प्रियंका खिमाने हाँ जी, इज हाँ जी, डूइंग। बिल्कुल चला रही है। आपके हिसाब से अगर हमको म्यूजिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है कि ज्यादा फीमेल्स काम कर सके, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? कुछ ऐसा है जो करना चाहिए आपको लगता है? एक बार एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमारे ऑफिस में आया, उन्होंने हमें बोला कि इंडिया से कोई टेलर स्विफ्ट क्यों नहीं बन सकता। हमने अपने पंजाबी आर्टिस्ट में वो चीज़ एनालाइज करने की कोशिश की कि अगेन उनको ना उतना छूट नहीं दिया जा रहा, उनका थॉट बहुत ही कंट्रोल्ड है, ईदर बाय देयर मैनेजमेंट और बाय देयर सबऑर्डिनेट्स, सो दे वर नेवर गिवन दैट फ्रीडम। यूजुअली ना आई थिंक वो हर जगह सेम है कि फीमेल्स को यूजुअली कंट्रोल कर लेते हैं लोग बाय सम वे और द अदर। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी है, बट आई थिंक इफ दे गेट मोर फ्रीडम ऑफ थॉट इन दैट स्पेस, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मच बेटर। मेरा आखिरी सवाल, इफ यू हैव टू चेंज वन थिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? आई थिंक द वे पीपल लुक एट कंटेंट। हम जैसे हम थोड़ा मार्केटिंग माइंडसेट से सोचते हैं, तो लोग उसको कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस गाने के साथ। वो अंडरस्टैंडेबल है कि आप आर्टिस्ट हो, आपने गाना प्रोड्यूस किया है, बट आई थिंक उसको थोड़ा सा ओपन माइंड से सोचना चाहिए। बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्ली ऐसा ही होगा। कई बार फिर हम सामने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेते, तो ये यूजुअली हम सिचुएशन फेस करते हैं बहुत सारे। थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, और
आप ये बोल रहे हो कि रेडी टू टेक ओपिनियन होना चाहिए बिल्कुल। कि आप दूसरों की ओपिनियन ले सको। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को बता ही नहीं पाते कि प्रॉब्ली दिस कंटेंट वुड नॉट वर्क, हम्म, क्योंकि आपको लगता है शायद सामने वाला उसको ले ही नहीं पाएगा। तो एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां सामने वाली अपनी ओपिनियन बिना डरे और बिना चाहे वो लेबल हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो। ओके, फेयर इनफ। और आप लोगों ने काफी सारे काम किए। आज दोनों आपके जो पार्टनर्स हैं, उन दोनों को हमने जानबूझ के नहीं बुलाया, उनको बहुत फोमो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने काफी सारा काम, आपने इवेंट मैनेजमेंट की, टैलेंट मैनेजमेंट किया, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए, सब कुछ किया। अब आप लोग और क्या करने वाले हो? व्हाट इज नेक्स्ट इन पाइपलाइन? Next, we are already working on it. We are managing non-music creators now, and we are building their YouTube channel. Because if we talk about North, there is no such organization which is managing such YouTube creators and building them. And we are building a lot of creators from scratch. तो उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी डिजिटल आईपीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि आईपी हैज़ बीन वन ऑफ आवर फोर्टेज। तो आईपीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्रिएटर्स को ग्रो करेंगे ओवर टाइम, एंड कुछ 6 मंथ का या 1 ईयर का वो प्रोग्राम होगा विद डिफरेंट क्रिएटर्स, तो उनको हम ग्रो करेंगे। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं विच कैन बेनिफिट others as well, and also we can inclusively use it in the सॉरी, मैंने बोला था आखिरी सवाल है, मेरे को और सवाल आ रहा था, मैं वो भी पूछ लेता हूँ कि EYP क्रिएशंस अभी किस किस तरीके के आर्टिस्ट ढूंढ रहा है और किस किस तरीके के टीम मेंबर्स ढूंढ रहा है? team members firstly, because that's a big issue of North. Team members mein we are also looking at people who can manage non-music YouTube channel, who have a sense of CMS, that we are looking at. We are actively looking for people in brands who have worked with brand agencies in the past. एडवर्टाइजिंग में काम किया हो, ब्रांड एजेंसीज के साथ काम किया हो, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी काम किया हो। तो इस तरीके के हम लोग ढूंढ रहे हैं। और आर्टिस्ट, हम लोग यंग आर्टिस्ट, फ्रेश आर्टिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत सारे, बिकॉज वी वांट टू बिल्ड द नेक्स्ट वेव ऑफ फ्रेश एंड न्यू आर्टिस्ट who have lots of energy in them. तो हम हर जॉनर में we are तो मान लो open. मैं वो आर्टिस्ट हूँ, मेरे अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे आप मुझे साइन करोगे? It's more about the vibe and the kind of genre that you are bringing to the table. और आपका किस तरीके का content है. These are the first points that अगर we मैं look वो at. आर्टिस्ट हूँ या मैं वो बंदा हूँ जो आपके लिए फिट बैठता हूँ, तो इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेस टू हाँ रीच जी, आउट। योर डेब्यू हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ऐसे यंग आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे आर्टिस्ट के साथ भी काम किया जिनका कोई भी रिलीज नहीं था पहले, बट हमने उनके साथ स्क्रैच से काम किया। और योर डेब्यू के नाम से हमारा वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बेसिकली उस प्लेटफॉर्म का नाम ही योर डेब्यू है, तो वो डिफाइन करता है कि हम आपका डेब्यू करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से और आपको ग्रो करना चाहते हैं हमारे साथ। तो उस प्लेटफॉर्म पे हम इन यंग आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए अभी हमने रिसेंटली चंडीगढ़ में एक चीज़ शुरू करी थी विच इज़ कॉल्ड साइफर। सो वी कॉल्ड अ लॉट ऑफ हिप हॉप आर्टिस्ट फ्रॉम द सिटी, एंड they came to a place, an amphitheater, and they all did natural, उन्होंने अपने वर्सेस रिसाइट किए। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे और कम्युनिटी को हम लोग ग्रो करें इन डिफरेंट जॉनर्स, नॉट ओनली हिप हॉप। तो मयूरी, थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि हम 2 घंटे ऐसे पॉडकास्ट कर पाएंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया। और इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, 1-1.5 घंटे में कोई म्यूज़िक मार्केटिंग का एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन की, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर लोगों को ये बेसिक समझ में आया और वो मेहनत करेंगे तो शायद उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और भी बहुत सारे मुद्दे थे, फेस्टिवल्स हैं, टैलेंट मैनेजमेंट है, हमने आर्टिस्ट के बारे में बात नहीं की। आपके जो 2 पार्टनर्स हैं, वो दोनों को हिचकी आ रही होगी आज और फोमो भी हो रहा होगा,
तो हमने उन दोनों के लिए ये सारे मुद्दे छोड़ दी। तो उन दोनों को जब बुलाएंगे तब उनसे इन बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच मयूरी। थैंक यू। It was a really wonderful experience coming on this podcast. I think audience को भी उतना ही बढ़िया लगेगा क्योंकि हमने बहुत सारी म्यूजिक मार्केटिंग की बातें की हैं इसमें। तो आई होप बहुत सारे यंग आर्टिस्ट को हेल्प हो इस पॉडकास्ट से।